ठीक है, आज की क्लास में हम ग्रेचुटी का वो टॉपिक कवर करेंगे कि जिसमें हमें अदर एम्प्लॉयज की जिसमें हमें प्राइवेट एम्प्लॉयज के पार्ट को कवर करना है और प्राइवेट एम्प्लॉयज का वो वाला पार्ट कवर करना है जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर कवर नहीं होगा। ध्यान देना कि हमें अदर एम्प्लॉयज का या हमें उस पार्ट को कवर करना है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर हमारा क्या होगा, कवर नहीं है। क्योंकि हमने जो कल पार्ट हम स्टडी किया था उसमें हमने अदर एम्प्लॉयज के पार्ट को स्टडी किया है और अदर एम्प्लॉयज में हमने वो पार्ट कवर किया था। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, बता देती हूँ आपको हमने कल कौन से पार्ट को कवर किया है। सो एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। सो द अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट 1972 कि ये जो एम्प्लॉयज इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं, ठीक है, हमने उन्हें स्टडी किया है। एनी ग्रेचुटी received by an employee covered by the payment of gratuity act 1972। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के द्वारा, ठीक है, जो भी कोई भी ग्रेचुटी रिसीव्ड की जाती है इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो टैक्स से क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। नंबर वन, 15 डेज सैलरी। ठीक है, 15 डेज की सैलरी का पॉइंट हमने कवर किया था। और ठीक है, अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट है कि एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। जो कि एम्प्लॉयज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के द्वारा कवर्ड नहीं होता। ध्यान देना, अब हमें वो स्टडी करना है एम्प्लॉयज कवर्ड नॉट कवर्ड। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या मेन चीज है, सेकेंड पॉइंट और जो थर्ड पॉइंट है वो नॉट कवर्ड में भी सेम है, बट there is a only slight change in our the first point। क्लियर, सो हमारे सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में ही स्लाइड चेंज है। ठीक है, तो अदर एम्प्लॉयज कौन से हैं, अदर एम्प्लॉयज हैं ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा जो ग्रेचुटी रिसीव्ड की गई है इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है, वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ध्यान रखना। तो अदर एम्प्लॉयज में द ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज ऑल्सो द एग्जेम्प्ट, बट देयर इज अ सीलिंग, यानी कि छूट मिलती है लेकिन उतनी छूट नहीं मिलती। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक सीलिंग है। ठीक है, उसके लिए एक क्राइटेरिया है, ज्यादा हमें छूट नहीं मिलेगी। एनी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है, आइदर ऑन हिज रिटायरमेंट और ऑन बिकमिंग इनकैपेसिटेड बिफोर रिटायरमेंट, यानी एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी ग्रेचुटी रिसीव्ड की जाती है या तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे या उसके रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, और या फिर उसके डेथ के टाइम पर। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होगी, ये उनके लिए है। आप प्लीज इसमें लिख लेना, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर कवर नहीं होगा। सो विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो टैक्स से कितनी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हाफ मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि हर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए जो हमारी हाफ मंथ की एवरेज सैलरी है, तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्लियर, नाउ द सेकेंड, the actual amount of gratuity received by the employee or his dependent। देखो ये तो सिंपल है। ठीक है, हमारे पास जो भी उसमें जो हमने देखा कि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में हमारे पास कौन सा था, ग्रेचुटी जो कि रिसीव्ड की गई है। ठीक है, जो कि एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड की गई है। थर्ड पॉइंट में जो कि एक्चुअल ग्रेचुटी, ठीक है ना, रिसीव्ड एम्प्लॉय के द्वारा एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड की गई है, और उसमें क्या आएगा, 20 लाख हो गया। और जो सेम पॉइंट है, ठीक है, उसमें सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड ये पॉइंट हमारे फर्स्ट टू में, यानी प्राइवेट एम्प्लॉयज के कवर्ड और नॉट कवर्ड में दोनों में ही क्या है, सेम है।
सेकंड में भी, थर्ड में भी सेम है। जो जो स्लाइड डिफरेंस है वो खाली फर्स्ट वाले में स्लाइड डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में स्लाइड डिफरेंस ये है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि हर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए हाफ मंथ की एवरेज सैलरी, वहां हमने कितने से डिवाइड किया था, वहां हमने डिवाइड किया था 26 से, इसीलिए मैंने इसका न्यूमेरिकल आगे आपको नहीं दिया। मैं आपको इसके क्वेश्चन को जो है वो बोलूंगी और आपको मुझे उसके आंसर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने किन से लिया था, ये हमारे पास 15 डेज की सैलरी थी। सो इन द फर्स्ट पॉइंट वी हैव जस्ट ओनली कंप्यूटेड द सैलरीज ऑफ द 15 डेज एंड सो फॉर दिस, ठीक है, हमने इसको 26 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 26 से डिवाइड कर दिया और हमने 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि इनमें से जो लीस्ट है वो तीन क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो दो तीन एग्जेम्प्ट होंगे। और यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास हाफ मंथ की सैलरी है। आप भी यही सोचोगे कि ये भी तो 15 डेज की सैलरी भी तो हाफ मंथ की सैलरी होती है, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे पास क्या था, 15 डेज डिवाइड बाय द 26 एंड हियर इज द हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। एंड प्लीज रिमेम्बर दैट हम यहाँ पे जो 6 मंथ से भी ज्यादा होगा उसे इग्नोर करेंगे। हमने उस केस में क्या किया था, इससे पहले वाले केस में अगर 15 इयर्स 9 मंथ्स हैं, ठीक है, अगर 15 इयर्स और 9 मंथ्स हैं तो हमने 15 इयर्स 9 मंथ्स में इसे हम 16 इयर्स इंक्लूड किया करते थे, राइट। सो बट इन दिस केस वी आर जस्ट इग्नोरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द 9 मंथ। तो हम इस केस में बाकी के 9 महीने के रिमेनिंग पीरियड को इग्नोर करते हैं। सो इग्नोरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, नंबर 1, completed year means the one full year। तो completed year का मतलब क्या होगा, completed year means the one full year, एक पूरा year। fraction of the year is to be ignored। प्लीज रिमेम्बर, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। कोई भी जो फ्रैक्शन होती है ईयर की वो हम क्या कर देते हैं, वो हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्प्लॉयज हैज पुट इन अ टोटल सर्विस ऑफ 15 इयर्स 9 मंथ्स, ठीक है, 15 इयर्स 9 मंथ्स की टोटल सर्विस एम्प्लॉय ने की है, then it will be taken as 15 years ignoring the period of 9 months। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 9 मंथ्स के पीरियड को इग्नोर करना है और बाकी के हम खाली 15 इयर्स को ही इंक्लूड करेंगे। बट इन द above case or the under the payment of gratuity act जहाँ पे वो एम्प्लॉय कवर्ड है, in this case we are टेकिंग द 16 ईयर्स, ठीक है। हम इसमें कौन सा ईयर्स को ले रहे होंगे, हम उसमें वहां पे तो 16 ईयर्स को लेंगे इंस्टेड ऑफ द 15 ईयर्स। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, क्लियर। और कौन सा डिफरेंस है हमारे पास, और हमारे पास डिफरेंस है कि ये जो यहाँ पे हमें हाफ मंथ की एवरेज सैलरी है, यहाँ 15 डेज की एवरेज सैलरी नहीं गिवन है। जो 15 डेज की होगी तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करके 26 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्लियर हुआ है नहीं, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट पे, सेकंड पॉइंट को एक बार आपको बता देती हूँ, सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारे पास इसमें कवर्ड है कि एवरेज सैलरी मीन, देखो अब मेन चीज कंफर्म है, आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी का भी मतलब देखना है कि एवरेज सैलरी का यहाँ मतलब क्या है। सो एवरेज सैलरी मीन सैलरी फॉर द 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन असेसी हैज रिटायर्ड। जिस महीने में असेसी रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच असेसी हैज रिटायर्ड, ठीक है, जिस मंथ में असेसी रिटायर्ड हुआ है इमीडिएटली उससे पहले के 10 मंथ्स की
ठीक है, आपको क्या निकालनी है, सैलरी निकालने, ध्यान रखना ये हाफ मंथ एवरेज सैलरी है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में ही डिफिकल्ट है, और ये भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में ही जो फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है, इसका हमें कौन से में, ग्रेचुटी कवर्ड वाले में या फिर एम्प्लॉय की ग्रेचुटी कवर्ड नहीं है, उन्हें हमने इसी पॉइंट को निकालना है। सो एवरेज सैलरी मीन सैलरी फॉर 10 months immediately preceding the month in which assessee has retired। जिस महीने में असेसी रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, उससे पहले के मंथ में, उसके पहले के 10 मंथ में, ठीक है, उनकी हमें सैलरी निकालनी है। 10 मंथ्स की सैलरी को निकालोगे, ऐड करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको खाली एक महीने की सैलरी निकाल दी, नहीं, आपको उन एग्जैक्टली देखो मेन चीज क्या है, बाकी के उसकी उसकी अगर 10 महीने की सैलरी सेम ही थी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एक मंथ की सैलरी को 10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और एवरेज सैलरी निकालने के लिए 10 से ही क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऐसे ही हम एवरेज सैलरी निकालते हैं ना। एवरेज सैलरी हम कैसे निकालते हैं, सम करते हैं, सम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ, ठीक है, सम को डिवाइड कर दो नंबर से। अब है मेन आपके पास नेक्स्ट में क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन 16 जनवरी 2019, अगर जो एम्प्लॉय है वो 16 जनवरी 2019 को रिटायर्ड हुआ है। इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्स ऑन 16 जनवरी 2019, इसका मतलब कि एवरेज सैलरी विल बी टेकन एज द एग्रीगेट ऑफ द सैलरी ड्रॉन बाय हिम। यानी कि अब हमें, यानी कि वो जैन में रिटायर्ड हुआ है तो हमें यानी कि दिसंबर से, तो हमारे पास मेन क्या हो गया, दिसंबर। अब मुझे हमें काउंट करना है कि दिसंबर के पहले के 10 महीने कौन से हो गए, यानी कि 1 मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे 10 महीने हो गए। आपको पूरी एग्जैक्ट 1 मार्च 2018 से दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2018 तक की ये पूरी सैलरी आपको कंप्यूट करनी है, और फिर ये कंप्यूट करके इन्हें क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इन्हें पूरी कंप्यूट करके 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपने इस केस में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने हर महीने की सैलरी को क्या किया है, ऐड किया है, फिर मैंने उसे 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब मेन क्या है, आपके पास अगर हर महीने की सैलरी सेम है, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, जो एक महीने की सैलरी है वही हमारी एवरेज सैलरी निकल जाएगी। ये फॉर्मूला उस केस के लिए है कि जब हमारे पास जो हर महीने की जो सैलरी होती है वो सेम नहीं होती है, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। क्लियर। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हाफ मंथ की यानी कि ये जो एवरेज सैलरी निकालोगे, अब ये जो एवरेज सैलरी है इसे आपको एग्जैक्टली वो कैलकुलेट करके उसको हाफ कर देना, तो वो हमारे पास हाफ मंथ की एवरेज सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। उस केस में हमने क्या था, उस केस में हमने 15 डिवाइड बाय द 26, हमने 15 को किससे डिवाइड किया था, 15 को हमने डिवाइड किया था 26 से, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आप लिख लो, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये आपको बता देती हूँ कि हमें किस टाइप से हाफ मंथ की जो सैलरी है वो हम कंप्यूट करेंगे। फिर वो हाफ मंथ की वो एवरेज सैलरी निकाल के, और जो हमारे पास कंप्यूटेड ईयर ऑफ सर्विस है, ठीक है, कि कंप्यूटेड जो भी हमारे पास कंप्लीटेड ईयर सर्विस जितना भी है उसमें हम आगे के 9 मंथ्स वाले पार्ट को, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास यानी कि 15 years and 9 months and then it will taken as 15 years ignoring the period of 9 months, तो हम फिर इसमें 9 महीने के 9 मंथ्स के पीरियड को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम 9 मंथ्स के पीरियड को इसमें अगर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेन क्या है, 9 मंथ्स है, तो उसके इंक्लूड नहीं करेंगे, 15 इयर्स आ गए, ये मैंने आपको बार बार समझा रही हूँ। तो हाफ मंथ की एवरेज सैलरी निकाल के वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 15, ठीक है, हमें उसे फिर 15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको यही फॉर्मूला दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और कहीं देखने की रिक्वायरमेंट ना रहे। अब आप लिखिए, न्यूमेरिकल लिख लीजिए, फिर आगे हम कवर करते हैं कैसे करना है। न्यूमेरिकल लिखो। मिस्टर राम प्रसाद, न्यूमेरिकल में लिखो मिस्टर राम प्रसाद retired on 10 January 2019, रिटायर्ड ऑन 10 जनवरी 2019, यानी कि वो 10 जनवरी 2019 रिटायर्ड हुआ था। मिस्टर राम प्रसाद रिटायर्ड ऑन 10 जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019 को रिटायर्ड हुआ था। ठीक है, आप ये याद रखना कब हुआ था, 10 जैन 2019। आफ्टर पुटिंग इट, आफ्टर पुटिंग इन 30 years and 10 months of service, ठीक है, यानी कि उसमें 30 साल और 10 महीने की सर्विस करके। सो प्लीज राइट अप। मिस्टर राम प्रसाद रिटायर्ड ऑन 10 जनवरी 2019। मिस्टर राम प्रसाद रिटायर्ड कब हुए, 10 जैन 2019 में। आफ्टर पुटिंग 30 years and 10 months of service, यानी कि आफ्टर पुटिंग इन 10 year 30 years and 10 months of service, ठीक है। The average salary drawn by him, average salary drawn by him during the last 10 months was, average salary drawn by him, ठीक है, उसके द्वारा जो एवरेज सैलरी ड्रॉन की गई थी ड्यूरिंग द 10 लास्ट 10 मंथ्स, आखिरी के लास्ट 10 मंथ्स में जो उसके द्वारा एवरेज सैलरी ड्रॉ की गई थी वो 20,000 पर मंथ। कितने की थी, 20,000 पर मंथ। ठीक है, तो एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय हिम ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स वाज 20,000 पर मंथ। And what will be the amount of exemption? What will be the amount of exemption? What will be the amount of exemption की कौन सी अमाउंट होगी? If he received gratuity, what will be the amount of exemption? Exemption की कौन सी अमाउंट होगी? What will be the amount of exemption if he received gratuity? Number one, आप सिंपल एक ही लिख लीजिए, if he received gratuity 1 lakh of 1,60,000। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिया है, बताया है, इसमें कुछ भी आपको इतना एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना, कंप्यूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका 10,000 टू 20,000 है, जो आपकी एवरेज सैलरी है, यानी कि लास्ट 10 मंथ्स की, वो ऑलरेडी गिवन है। यानी कि आखिरी के लास्ट 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी है वो आपको गिवन है। आप लिखो इसमें द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, हमें यही निकालना है कि टैक्स से कौन सी ग्रेजुटी की अमाउंट हमारी एग्जेम्प्ट होगी। सो प्लीज राइट अप। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं दिया कि ताकि आप लोग खुद से भी करो, मैं आपको बता भी सकूं। क्वेश्चंस में हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स से
जो ग्रेचुटी की अमाउंट कितनी एग्जेम्प्ट होगी, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, नंबर वन आपके पास क्या हो गया, ठीक है, नंबर वन हमें हाफ मंथ एवरेज सैलरी, अब हमें एवरेज सैलरी गिवन है, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है, वो हमें गिवन है, ये वर्ड आपको गिवन है कि लास्ट 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी उसके द्वारा ड्रॉ की गई थी वो कितनी थी, 20,000 पर मंथ। अब इसका मतलब यहाँ मुझे कुछ भी मेंशन नहीं है कि मतलब कि वहां पर वो सैलरी सेम थी या अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट 10 मंथ्स के गिवन है यानी कि मैं 20,000 लूंगी, ठीक है, 20,000 को मैंने यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने एवरेज सैलरी निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वैसे भी ये जो वर्ड गिवन है आपको एवरेज सैलरी, ये ऑलरेडी गिवन है, एवरेज सैलरी कितना गिवन है, 20,000। आप इस मेथड से निकालो या फिर हमें पर मंथ मेथड से निकालना है, उस मेथड से आप कर सकते हो। सो 20,000 आपके पास हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 20,000 पर मंथ हो गया, ठीक है, 20,000 कितना हो गया पर मंथ। तो अब इसका हाफ कर दो, आधा करो, क्योंकि हमें हाफ मंथ की निकालनी है। हाफ मंथ का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 का आधा कर दो 10, तो कितना हो गया 10,000। अब आपके पास जो ये 10,000 आया है, यहाँ लिखा है कि उसने आफ्टर पुटिंग इन 30 इयर्स एंड 10 मंथ्स ऑफ सर्विस, यानी कि 30 साल और 10 महीने की सर्विस की है। सो जो 30 इयर्स की जो सर्विस की है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो गया 3 लाख। तो जो फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो आंसर आया फर्स्ट का, ये कितना निकाल के आया, 3 लाख। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग किया है, इजी पार्ट बताया आपको कि ताकि आप स्टार्टिंग में उसको इजी पार्ट को ही कर सको। एवरेज सैलरी क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में आपको एवरेज सैलरी गिवन होती है, गिवन है तो हम उसका सीधा मैंने हाफ निकाल दिया, हाफ मंथ की एवरेज सैलरी। नहीं गिवन है तो आप निकाल दोगे उसमें से अलग अलग मंथ में, उसमें भी कोई इतना टिपिकल नहीं है, उसमें भी आप क्या करोगे, हर मंथ की जितनी भी सैलरी है उन सबको ऐड कर दोगे, दैट्स इट। So will be exempt from tax to the extent given below. So half month average salary for each completed year of service. तो हर each completed year of service के लिए हाफ मंथ की एवरेज सैलरी, ठीक है। अब सेकंड में आइए, सेकंड में क्या करना है, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में तो आगे हमारे पास कितना 3 लाख, अब है ग्रेचुइटी की एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव की गई है, 1,60,000, तो सेकंड पॉइंट में 1,60,000 लिख दीजिए, यानी फर्स्ट पॉइंट का आंसर मेरा निकल के आया है 3 लाख, सेकेंड पॉइंट का आंसर निकल के आया है 1,60,000 और थर्ड पॉइंट का आंसर निकल के आया है 20 लाख, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना निकल के आया है 3 लाख, ठीक है, और सेकंड का कितना हो गया आपके पास 1,60,000 और ये थर्ड कितना हो गया आपके पास 20 लाख। तो इन तीनों में से जो आपके पास क्या होगा, लीस्ट होगा, यानी कि 3 लाख, 1,60,000 और 20 लाख, इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, इन तीनों में से लीस्ट आपके पास है 1,60,000, ठीक है। तो लिखा है द लीस्ट ऑफ द अबव थ्री, इन तीनों में से जो भी लीस्ट है इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसे हम टैक्स से क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसका मतलब कि 1,60,000 हमारे पास क्या है, 1,60,000 उसकी एग्जेम्पशन निकल गई है। अब मेन हमें, ठीक है, इनमें से लीस्ट है
1,60,000। अब यहाँ देखिए इसका मतलब कि जितनी ही उसे अमाउंट ग्रेचुटी रिसीव की गई थी उसको ऑलरेडी 1,60,000 की ग्रेचुटी रिसीव थी। तो 1,60,000 की जो ग्रेचुटी रिसीव थी उतनी ही उसकी एग्जेम्प्ट हो गई। सो इन दिस केस उसकी कोई ग्रेचुटी पे टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि जितना उसे मिला उतना ही उसकी एग्जेम्प्ट हो गया, उतना ही उसका क्या हो गया, एग्जेम्पशन हो गई। इसका मतलब कि बाकी पे उस पे टैक्स पे नहीं होगा। पहले बताओ समझ में आया इतना? अब बताइए, दीपा आवाज आ रही है आपको मेरी? समझ में आया या नहीं? यस मैम। ओके। हाँ जी, नेहा, सिमरन, दीपिका, पूजा, जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया ना सबको? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बस इसमें हल्का सा चेंज कर देती हूँ। मैम हम बोलो नेहा। आवाज नहीं। मैं कहती 1,60,000 का क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। 1,60,000 की तो ग्रेचुटी हमें ऑलरेडी गिवन भी तो थी ना। देखो ग्रेचुटी उसको मिली कितनी, एक्चुअल में तो उसके पास 1,60,000 अमाउंट ही मिली है। 1,60,000। हाँ, एक्चुअल में उसे अमाउंट कितनी मिली है, एक्चुअल में उसको 1,60,000 की अमाउंट मिली है। ठीक है। तो वो जो 1,60,000 की उसको जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव की गई है उतना ही मेरी एग्जेम्पशन निकल के आ गई। उसमें से हमारे पास क्या होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है या नहीं? पहले बताओ, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है या नहीं? ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी 1,60,000 ही जो ही हमने कंप्यूट किया वो मेरे पास क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो जो 1,60,000 है वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। इसका मतलब कि 1,60,000 में से हमने 1,60,000 माइनस कर देंगे तो जो उसकी टैक्सेबल ग्रेचुटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी टैक्सेबल ग्रेचुटी 0 हो गई है। ठीक है। अब अच्छा, अब इसका मैं एक सेकंड पॉइंट लिख लो, बाकी और सब कुछ पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट लिखो कि उसे ग्रेचुटी रिसीव की गई है 2,40,000। आप सेकंड पॉइंट ऐसे ही करके लिख लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में तो उसे रिसीव की गई थी 1,60,000। अब नेक्स्ट पॉइंट में उसे रिसीव की गई है कितनी, 2,40,000 की ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, कितने की, 2,40,000 की ग्रेचुटी रिसीव की गई है। यानी कि जो 2,40,000 की ग्रेचुटी रिसीव्ड की गई थी यानी कि 2,40,000 की, अब इसे हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, कोई बताएगा? बताओ, बताइए दीपिका, सिमरन, बताओ 2 लाख। मैम हम्म। मैम वो जो बी जो हमने पहला वाला किया था, हाँ, गुड, उसका सही जो बता रहे हो। पॉइंट था 1,60,000, उसकी जगह 2,40,000 कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी सेम रहेगा 3 लाख का। और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, जो हमारे पास बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी की जगह जो 1,60,000 जितनी हमने ग्रेचुटी रिसीव की है, अब हमने ग्रेचुटी रिसीव की है 2,40,000 की। और जो थर्ड पॉइंट है वो 20 लाख, वो ही सेम रहेगा। अब बताओ, अब एग्जाम्शन कितनी निकल के आ रही है?
अब भी बताइए। 40। वेरी गुड। तो अब भी एग्जाम्पशन 2,40,000 ही निकल के आ रही है, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ही एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और यानी कि 2,40,000 ही एग्जाम्पशन निकल के आएगी। तो हमें जो टैक्स भी नहीं पे करना, क्योंकि जब 2,40,000 ही मिला और 2,40,000 पे ही हमें छूट मिल गई, तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखो। बाकियों को समझ में आ रहा है या नहीं, या खाली एक दो बच्चों को ही समझ में आ रहा है? ना तो कुछ बोलना है ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखो। थर्ड पॉइंट है आपके पास 5,20,000। अब मुझे बताओ इस केस में अमाउंट कौन सी निकल के आएगी? थर्ड केस में है 5,20,000। 5,20,000। मैम अब 3 लाख का होगा। वेरी गुड। तो अब यानी कि हमारे पास 5,20,000 की अमाउंट ग्रेचुटी रिसीव की गई। इस केस में खाली बी पॉइंट पे चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब जो एग्जाम्पशन हो रही है हमारी, उसमें से लीस्ट हमारे पास क्या है? 3 लाख लीस्ट है, तो लिख लो। तो लीस्ट हमारे पास क्या है? अमाउंट जो है यानी कि वही एग्जेम्प्ट है। कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट है? 3 लाख। तो लीस्ट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट है कितने की? 3 लाख की। यानी कि जो हमारे पास बाकी की अमाउंट है, यानी 5,20,000 में से 3 लाख माइनस कर दो, तो बाकी की अमाउंट कितनी है? 2,20,000। यानी जो 2,20,000 है वो क्या हो गई? हमारी टैक्सेबल है। तो 2,20,000 विल बी टैक्सेबल। तो 2,20,000 क्या है? वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेहा समझ में आया है? सिमरन? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको। आई होप आपको मैंने ये वाला जो न्यूमेरिकल था वो मुझे इसीलिए समझाना था कि आप लोग खुद से ट्राई करो। बाकी में कोई डाउट है? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।